हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और एडवांस में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछली क्लास में हमने राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के विषय में बात की थी। आज इस लेक्चर में हम राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है उसके विषय में बात करेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक शब्द आता है जलवायु और एक शब्द है मौसम। आप सभी ने फ़ोन वगैरह करते हैं तो अपने साथी अपने गांव वगैरह में पूछते हैं, बारिश वगैरह होती है उस समय कि आज का मौसम कैसा है, सुहावना है या बारिश का है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है। तो कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछते हैं या पर्टिकुलर दिन के लिए पूछते हैं, मतलब अल्पकालिक। अगर अल्पकालिक योग पूछे किनका, तापमान, वर्षा और आर्द्रता का, देखिए इन्हीं पे डिपेंड होता है। इनका प्रभाव अगर अल्पकालिक है तो आपका मौसम कहलाएगा, अगर इनका प्रभाव दीर्घकालिक है तो वो आपका जलवायु कहलाएगा। बहुत लंबे समय तक 20, 30, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ऐसे हो, 30 से 35 वर्ष तक, तो वो आपका जलवायु हो जाएगा। और कम समय या अल्पकालीन योग होगा तापमान, वर्षा और आर्द्रता का, तो वो मौसम कहलाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको समझ लेना भाई। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले, राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। जैसे यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति की हम बात करें तो ये भी प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला, तापमान, वनस्पति, मिट्टी और पवने, ये 8 कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार का बनेगा भाई, निम्न में से कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो इनमें से कोई 3 दे देगा और एक कोई अन्य कारक दे देगा। तो ये ध्यान में रख लेना, ज़्यादातर आपका इसी पे फोकस है। ये वाला पूछा गया कई बार, अरावली पर्वतमाला जलवायु को प्रभावित करता है या नहीं करता है, ये कई बार पूछा गया भाई अरावली पर्वतमाला से संबंधित। तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना भाई। यहाँ पर हम जब ग्लोब की स्थिति के डायग्राम देखते हैं, अक्षांशीय स्थिति वगैरह, तो ये वाली जो स्थिति है ध्रुव पर, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी। और बीच में ये पाई जाती है जो काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री कहते हैं। इसके ऊपर की ओर 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा, जबकि नीचे की ओर 23.5 डिग्री है मकर रेखा। अब यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा ना, इसके आस पास का अगर हम बात करें जलवायु की, तो वो उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु होगी। उष्णकटिबंध, चाहे आप ऊपर की ओर कर्क रेखा तक जाते हैं, नीचे की ओर मकर रेखा तक जाते हैं, ये वाला पूरा का पूरा स्थान आपका किस प्रकार का होगा, ये उष्णकटिबंध का होगा। अब उष्णकटिबंध कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा तक जाते हैं तो वो शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक जाते हैं तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध होगा। ओके। और फिर अंटार्कटिक रेखा से ध्रुव की ओर और इधर आपके आर्कटिक रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये शीत कटिबंध हो जाएगा, यानी कि सर्दी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर हमारे राजस्थान की जब स्थिति की बात करें तो ये आपका देखिए शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है और उष्ण कटिबंध में भी आता है। उष्ण कटिबंध में आपके 2 जिले आते हैं भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन्हीं को ये कर्क रेखा ये काटती है। तो कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है वो तो आपका शीतोष्ण में आ जाएगा और कर्क रेखा के नीचे का भाग उष्ण में आ जाएगा। और इस प्रकार की जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहते हैं भाई। और ये उपोष्ण जलवायु हमारे राजस्थान में जो जलवायु है ना, उपोष्ण प्रकार की है। तो अभी एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इस कारण इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ओके। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण दोनों हो तो उपोष्ण कटिबंध है। राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं, जबकि 50 जो अन्य जिले हैं वो आपके उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। ये 50 क्यों लिखे हैं भाई, क्योंकि टोटल 50 हैं, लेकिन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ना वो उष्ण कटिबंध के साथ साथ में उपोष्ण में भी आते हैं। ठीक है। अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है भाई, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना भाई। जो आपकी कर्क रेखा ना, इस प्रकार से अगर हम डायग्राम भी बनाए, ये ऐसे तो सही नहीं बैठेगा, 1 मिनट, इसको हम यहाँ पर रफली डायग्राम बना करके देखते हैं भाई। ये मान लीजिए हमारे राजस्थान का है और यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है भाई। ये जो नीचे वाला भाग है ना, यहाँ पर तो ये डूंगरपुर और ये आपका बांसवाड़ा है, तो ये दोनों जिले आपके उष्ण कटिबंध में आ जाते हैं। और ये ऊपर वाले 50 जिले आपके
शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, तो दोनों को हम बात करेंगे तो उपोष्ण जलवायु हो जाएगी भाई, उपोष्ण, ये ध्यान में रख लेना, उपोष्ण जलवायु। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा भाई? 21 जून, 22 दिसंबर या 21 मार्च, या विकल्प उपयुक्त नहीं है डी। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई, ऊपर हम ग्लोब की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो कर्क रेखा ना, इस कर्क रेखा पर तो आपका 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा भाई, ऊपर वाले एरिया में। और नीचे वाले जो ये मकर रेखा है, इसके ऊपर आपका 22 दिसंबर जो है वो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग दोनों ही सबसे बड़े दिन हैं, तो हम उपयुक्त विकल्प नहीं कह सकते। अगर सही से नॉर्थ की तरफ पूछता, नीचे साउथ की तरफ पूछता, तब उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देते। आगे देखिए, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। तो ये थोड़ा सा देखिए डेट का ही फर्क है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये आपकी जो बीच की मध्य की रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, इस पे 23 सितंबर और 21 मार्च दिन समान होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। अब हम कर्क रेखा के ऊपर की बात करते हैं 21 जून की, जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 13.5 घंटे का दिन होता है, 13.5 घंटे का दिन होता है, जबकि इसके नीचे की ओर हम बात करें तो 10.5 घंटे की, यहाँ पर 10.5 घंटे की रात होती है और 13.5 घंटे का दिन होता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है भाई, 13.5 घंटे की रात और 10.5 घंटे का दिन होता है। एक मिनट इसको समझना भाई, थोड़ा सा सेम नहीं है, आप सेम मत समझ लेना इस चीज़ को। देखिए ये आपका क्या है भाई, पश्चिम वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग है। तो कर्क रेखा पर जब 21 जून की हम बात करते हैं, तो 21 जून पर कर्क रेखा पर यहाँ पर जो दिन होगा वो 13.5 घंटे का होगा, जबकि रात 10.5 घंटे की होगी। मतलब 13.5 घंटे मतलब दिन सबसे बड़ा होगा। इसी प्रकार की हम बात करें यहाँ पर पश्चिम की तरफ हम बात करें तो 13.5 घंटे की रात होगी और 10.5 घंटे का दिन होगा। इसी प्रकार से मकर रेखा पर हम बात करें तो ये स्थिति मकर रेखा पर देख सकते हैं 22 दिसंबर को कि 13.5 घंटे की रात होती है और 10.5 घंटे का दिन होता है। मतलब सबसे बड़ी रात आपकी मकर रेखा पर हो जाएगी। ये यहाँ पर सबसे बड़ी रात आपकी 21 जून को ही होगी, लेकिन ये अपोजिट इस साइड में होगी जो अभी हमने बात की थी ना उत्तरायण वगैरह। ये पश्चिम वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग है। 22 दिसंबर की बात करें तो सबसे बड़ा दिन होगा भाई इस साइड में और सबसे छोटी रात हो जाएगी। कैसे करेंगे ये समझना आपको पड़ेगा भाई, ये कैसे डिसाइड करेंगे देखिए भाई, अभी बता देते हैं। अगर आपको ये ऊपर वाली स्थिति पूछे ना, ये वाली स्थिति पूछे कि इस स्थिति में आपको बताना कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा दिन तो ये हो जाएगा भाई 13.5 घंटे का। सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। जब ये सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटा दिन आपका हो जाएगा भाई 22 दिसंबर, जबकि सबसे बड़ी रात हो जाएगी यहाँ पर, सबसे छोटी रात हो जाएगी। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग पूछे नीचे वाले की हम बात करें, ठीक है, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा और ये सबसे छोटी रात होगी, लेकिन यहाँ पर 21 जून सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। ये थोड़ा सा समझना भाई डायग्राम को, जब इसको फोकस करके चलते हैं, ये सबसे बड़ा दिन होगा तो ये सबसे बड़ी रात हो जाएगी, अगर ये सबसे बड़ा दिन होगा तो ये सबसे बड़ी रात हो जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे देखिए, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है। इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, ये दोनों दिन ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है और रात और दिन बराबर होते हैं भाई। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, इस कारण इस दिन यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है भाई। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर 13.5 घंटे का, वो सबसे छोटी रात होती है 10.5 घंटे की। लेकिन इसी दिन 21 जून को मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात होती है 13.5 घंटे की, वो सबसे छोटा दिन होता है 10.5 घंटे का। 21 जून की बात है भाई, 21 जून की बात है ये, ठीक है ना। जब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं, 22 दिसंबर की,
तो सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 13.5 घंटे का तथा सबसे छोटी रात होती है 10.5 घंटे की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भाई ये जो स्थिति दर्शाई गई है ना, ये तो आपकी 22 दिसंबर की है, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये स्थिति आपकी 21 जून की है। ओके ना। देखिए आगे, इसी 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा दिन अगर भारत में पूछे तो आपका 21 जून हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून हो जाएगा, क्योंकि भारत नीचे वाले मकर रेखा की तरफ तो आता ही नहीं है ना। राजस्थान में सर्वाधिक लंबवत किरणें हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पड़ती है। तिरछी तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और लंबवत बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पड़ती है। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पर गिरती है? तो दौसा हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। सर्वाधिक तिरछी किरणें दौसा। आगे दूसरा कारक आता है समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता। समुद्र के नज़दीक राज्यों में समकारी प्रभाव होता है, जबकि समुद्र से दूर राज्यों में विषमकारी प्रभाव होता है। समकारी विषमकारी का मतलब होता है भाई उसका टेम्परेचर मान लीजिए, या फिर उसकी हम बारिश या वर्षा को भी मान सकते हैं। भाई समान रूप से वर्षा होगी अगर समुद्र के नज़दीक होगा तो। दूर होगा तो कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होगा। जैसे हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का, जबकि पूर्वी मैदानी भागों में चले जाओ वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, लेकिन वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये विषमकारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र तल से या समुद्र से दूरी होती है भाई इसकी। राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल दोनों राज्य 23 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। फिर भी पश्चिमी बंगाल की जलवायु आर्द्र तथा राजस्थान की जलवायु शुष्क होती है। आर्द्र जलवायु का मतलब क्या होता है? तापमान में विषमता कम होती है। ठीक है ना। और शुष्क जलवायु का मतलब है तापमान में विषमता अधिक होती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं। जैसे जैसे धरातल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। माउंट आबू सिरोही समुद्र तल से 1200 मीटर, जबकि झालावाड़ 410 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। भाई इन दोनों की हम तुलना करें हमारे राजस्थान में तो सबसे ऊपर जो स्थान है वो माउंट आबू है। सिरोही समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है, झालावाड़ 410 मीटर ऊंचा है। तो राज्य का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। समुद्र तल का अर्थ है भाई समुद्र जल का उच्च स्तर का भाग है ना, वहाँ से हम बात करते हैं इसकी। भारत में समुद्र तल का मापन है वो चेन्नई में तमिलनाडु से किया जाता है भाई। भारत अगर समुद्र तल से मापन की बात आए तो चेन्नई तमिलनाडु। अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समानांतर होती है, इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। ये मैं बता चुका हूँ पहले, कई बार पूछा जाता है भाई। ये मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण वर्षा का अवरोध, जो हवाएं चलती है ना उनको अवरोध नहीं मिल पाता, इस कारण वो हवाएं सीधी की सीधी चली जाती है और इसी कारण राज्य में वर्षा कम होती है। तापमान यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है भाई। तापमान जो ना ये जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस चीज़ को समझना भाई, थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ ले रहे हैं। यहाँ पर ये दिन की स्थिति है और ये रात की स्थिति है। पहले दिन की स्थिति को समझते हैं। देखिए दिन की स्थिति, जब समुद्र की हम बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो जल में वायुदाब अधिक होता है लेकिन तापमान कम होता है। दिन के समय वायुदाब अधिक, तापमान कम होता है। जबकि हमारे हम बात करें स्थल की ओर, तो स्थल की ओर तापमान तो अधिक होता है जबकि वायुदाब कम होता है। तो अधिक वायुदाब से वायु जो होती है ये कम वायुदाब की ओर जाएगी। तो यहाँ पर जल से जो जल समीर जिसे हम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ये आपकी कहाँ जाएगी भाई? स्थल की ओर चली जाएगी। ठीक है ना। रात्रि में इसका उल्टा हो जाएगा। रात में क्या होता है? स्थल का वायुदाब अधिक होता है जबकि स्थल पर तापमान कम होता है। इसी प्रकार जल में समुद्र की हम बात करें तो वहाँ पर वायुदाब कम होता है, तापमान अधिक होता है। तो वायु है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जाएगी। तो यहाँ से वायु स्थल से चल करके जल की ओर चली जाती है, इसे स्थल समीर कहते हैं। तो ये जल से जा रही स्थल की ओर तो जल समीर, और स्थल से जल की ओर आ रही तो स्थल समीर कहलाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना भाई, इजी सा ही है। दिन के समय में स्थलीय भाग पर अधिक तापमान होता है, इस कारण यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। दिन के समय जलीय भाग पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है और पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है भाई।
इसी कारण दिन के समय जल समीर चलती है, दिन के समय जलीय समीर चलती है। रात में स्थलीय भाग पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब हो जाता है, जबकि जलीय भाग पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब। रात में उल्टा हो जाता है इसका, और इस कारण स्थलीय समीर चलती है। तो ये दोनों ध्यान में रख लेना भाई, इजी सा है, याद रख लेना। वनस्पति की बात करते हैं भाई। वनस्पति की अधिकता के कारण जलवायु आर्द्र, जबकि कमी के कारण जलवायु शुष्क होती है। हमारे राजस्थान में वैसे ही वनस्पति की वही कमी है, तो जलवायु कैसी है, शुष्क है। मिट्टी की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली, मरुस्थली तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी दिन में तापमान ग्रहण कर अधिक गर्म हो जाती है, जबकि रात्रि के समय जल्दी ठंडी हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन अधिक गर्म होते हैं, जबकि रात ठंडे होती हैं भाई। और इसका कारण यही है कि बलुई मिट्टी वनस्पति की कमी तथा शुष्क वातावरण के कारण होता है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ तथा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी जल्दी से गर्म तथा ठंडी नहीं हो पाती है, और इस कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र। ये देखना भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर वनस्पति कम है, और वनस्पति कम होने के साथ वहाँ पर क्या है, बलुई मिट्टी है। तो जब वो दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण तापमान अधिक हो जाता है, उसका जल्दी से गर्म हो जाती है, रात्रि के समय वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो वहाँ की जो जलवायु की हम बात करें तो वो शुष्क वातावरण रहता है वहाँ का। जबकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग की हम बात करें, जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती है, वहाँ पर जलोढ़ व मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। उस मध्यम काली मिट्टी में क्या होता है भाई, वो जल्दी से ठंडी व गर्म नहीं हो पाती है, और इसी कारण यहाँ की जलवायु कैसी है भाई, आर्द्र जलवायु है। आगे पवनों की हम बात करते हैं। सॉरी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की पवन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते, क्योंकि अरब सागर से चलने वाली हवाएं आती है जो, और बंगाल की खाड़ी से चलने वाले जो पवनें हैं वो ही राजस्थान में आती है भाई, बारिश का कारण बनती है। आगे हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण देखिए भाई। ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु, शीत ऋतु। तो पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है। मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है ग्रीष्म ऋतु। लू, गर्म पवने, ये इसी में देखने को मिलती है भाई। भंबूलिया, निम्न वायुदाब क्षेत्र। लू क्या है, गर्म पवने हैं, वो इसी ग्रीष्म ऋतु में ही चलती है। बम्बूलिया बोलते हैं, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र में है। देखा होगा आपने बम्बूलिया, इसके लिए कई बार अफवाह कहते हैं भाई भूत दौड़ रहा है ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो निम्न वायुदाब के कारण माटी का एक गुब्बारा सा उत्पन्न हो जाता है। दोगड़ा, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा जो है वो दोगड़ा कहलाती है। ठीक है, तो ये ग्रीष्म ऋतु की हमने बात कर ली, मध्य मार्च से मध्य जून। मानसून ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। मध्य जून से मध्य सितंबर तक, तो ये तो वर्षा ऋतु होती है भाई। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं वो आती है, जिसकी दो शाखाएं होती है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की जो शाखा है ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह शाखा अरब सागर की शाखा राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा कर पाती है, तथा इसके बाद अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। कहने का मतलब ये केवल दक्षिणी भाग में वर्षा करती है, फिर अरावली के समानांतर होने के कारण ये आगे निकल जाती है। भाई यहाँ पे देख सकते हैं, इसी चीज़ को समझाया गया। एक बार इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए भाई, ये है अरब सागर मानसून शाखा, ठीक है ना। अब ये चलती है ना, तो कुछ मात्रा में इधर बांसवाड़ा में वर्षा करती है ये, ठीक है, और इधर से जाती है तो ये इसके कुछ मात्रा में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई होने के कारण इनसे टकरा जाती है और यहाँ पर भी वर्षा करती है भाई। फिर ये इसके समानांतर आगे की ओर ऐसे निकल जाती है, और अधिक कहीं पे भी वर्षा नहीं करती है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है ना। अरब सागर मानसूनी शाखा से बांसवाड़ा में अधिकतर हम बात करें तो बांसवाड़ा में वर्षा होती है भाई। इधर बंगाल की खाड़ी जो मानसून होती है ना, तो ये इधर से आता है, तो इधर से आकर के इधर अरावली है इसके लंबवत हो जाती है, तो इससे टकरा करके फिर ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बारिश होती है भाई। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला स्थान पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। बंगाल की खाड़ी है वो पूर्वी भाग में वर्षा करती है, जबकि अरब सागर है ये अरावली के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर बांसवाड़ा वगैरह यहाँ पर वर्षा करता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखिए, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू, जहाँ सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है भाई, इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इस कारण से होता है ये। बंगाल की खाड़ी शाखा झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ये ध्यान में रख लेना भाई, क्योंकि पूर्वी जिला जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है पूर्व में इसी से वर्षा होती है। अरब सागर की तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में बांसवाड़ा जिले में मिल जाती है, और इस कारण मानसून की सर्वाधिक सक्रियता बांसवाड़ा जिले में, भाई सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले में यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे जिला झालावाड़ होगा, लेकिन सक्रियता बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाएगी। तो सामान्य बात है भाई, जिस तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है उसी तरफ वर्षा के दिनों की संख्या भी बढ़ेगी, और जिस तरफ वर्षा की मात्रा घटती है तो उसी तरफ वर्षा के दिनों की संख्या भी घट जाएगी। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम वर्षा की मात्रा के आधार पर, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में तो सर्वाधिक होती है, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश में, फिर अरावली पर्वतमाला में, और फिर मरुस्थल में। सबसे कम मरुस्थल में और सबसे अधिक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। राजस्थान में मानसून का प्रवेश है ये 15 जून को माना जाता है भाई, कई बार ये ऊपर नीचे 1-2 हो जाता है, लेकिन सामान्यतया ये 15 जून है। राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण निम्न है भाई। अरावली पर्वतमाला की द्विक स्थिति, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बंगाल की खाड़ी की पवन अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में छोड़ देती है, बंगाल की खाड़ी की पवन। तो ये कुछ कारण हैं जो वर्षा कम होने के। आगे शीत ऋतु की बात करते हैं भाई, ये आपकी मानसून वर्षा ऋतु होगी। शीत ऋतु में देखिए माउठ आती है सामान्यतः शीत ऋतु में। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं भाई, माउठ कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए अमृत के समान है भाई, गोल्डन ड्रॉप्स कह देते हैं सर्दी की फसल के लिए। माउठ का कारण क्या है, तो भूमध्य सागरीय पवन या पश्चिमी विक्षोभ है, ये पूछा गया भाई। माउठ का कारण क्या, भूमध्य सागरीय पवन और पश्चिमी विक्षोभ जो हैं उसी की वजह से सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है माउठ वो होती है भाई। ये देखिए, ये रहा भूमध्य सागर, यहाँ से पवनें उठती है और यहाँ से पवनें जाकर के ये हमारा भारत रहा, भारत में होती हुई यहाँ से ये वर्षा करती है भाई, एशिया ये भारत के अंदर। और राजस्थान में भी इसकी वर्षा होती है सर्दियों के अंदर। तो ये भूमध्य सागर के विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। इस ऋतु में राजस्थान में तापमान कम होने के निम्न कारण है भाई। एक तो महाद्वीपीय जलवायु, समुद्र से दूरी का अनुभव करना, हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी होने के कारण शीत लहर का आना, कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी ठंडी पवनें। तो ये सभी कारण हो सकते हैं तापमान कम होने के कारण। माउठ का सर्वाधिक प्रभाव है वो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में देखा जाता है। सर्वाधिक प्रभाव ये इंपॉर्टेंट है, माउठ का सर्वाधिक प्रभाव श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। सीली, ठंडी पवनों को सीली कहते हैं भाई, सीली सीली हवा चल रही है, ठीक है ना, तो ठंडी पवनों को सीली कहा जाता है। तो ये तो आपका ऋतु के आधार पर हो गया भाई जलवायु। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूर फोकस करना भाई। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। एक बार देखते हैं भाई कितना क्या है, उसके बाद में हम देखते हैं भाई आज हो पाएगा या फिर कल करें। कोपेन का हो जाएगा भाई, 20 या 25 मिनट का समय और लगेगा, फिर इसको हम आगे वाला टॉपिक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख लेंगे। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आ जाएगा इसके अंतर्गत। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख पुणे। हाँ भैया हो जाएगा, कर देंगे इसको आज, क्योंकि हमें जल्दी भी करना है और आराम से भी करना, दोनों ही काम है भाई। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। भाई शुष्क जलवायु प्रदेश वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। अर्ध शुष्क में इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा वर्षा हो रही तो उपाद्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा, और उपाद्र से ज़्यादा तो आर्द्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र से ज़्यादा तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इस डायग्राम के द्वारा एक एक को समझते हैं भाई, उसके बाद में आगे हम हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन को कर लेंगे, ठीक है। तो इसको समझना भाई, शायद पूरी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। पहला जो प्रदेश आता है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे हम जीरोफाइट या मृदुविद वनस्पति यहाँ पर पाई जाती, तो ये भी कह सकते हैं भाई। ये वाला जो भाग ना, ये जो रेड कलर में यहाँ पर ये बना हुआ है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कुछ भाग अनूपगढ़ का है, बीकानेर का है, कुछ नागौर का है, जोधपुर ग्रामीण का है, कुछ भाग
बालोतरा का, बाड़मेर का है, जैसलमेर का कुछ भाग है, फलोदी का है। ये सभी जो ज़िले हैं ये आपके किस क्षेत्र में आते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर वर्षा जो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रख लेना है। सॉरी, दूसरा देखिए भाई, दूसरा ये वाला भाग है, ये जो भाग है यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा और इसको कहते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे जीरोफाइट मरुदभिद वनस्पति है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भाई, स्टेपी प्रकार की वनस्पति। और इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कौन कौन से जिले आते हैं भाई? श्रीगंगानगर इसमें आता है, अनूपगढ़ का कुछ भाग है, हनुमानगढ़ है, कुछ भाग बीकानेर का भी आता है भाई, फिर चूरू है, झुंझुनू है, थोड़ा सा नीम का थाना, फिर सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण का भाग हो जाएगा। और इसके बाद में बालोतरा का कुछ भाग है, इधर पाली का कुछ भाग है, फिर जालोर, ये सांचौर, ये जिले हैं आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं, जहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति और 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपका अरावली प्रदेश हो गया भाई, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। और ये जो अरावली प्रदेश है तो ये आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से देखिए भाई, ये आपका कौन सा है? खेरतल तिजारा है, फिर कोटपुतली बहरोड है, अलवर का कुछ भाग है, जयपुर आ जाएगा, और जयपुर ग्रामीण भी इसमें, फिर दुद्दू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, पाली, सिरोही, ये कुछ ज़िले हैं जो आपके आते हैं भाई उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ओके, इसके बाद में देखिए आता है ये जो येलो कलर में यहाँ पर दर्शाया गया है, ये वाला भाग, ये आपका हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि नदियों वाला भाग है, ठीक है ना, नदी प्रवाहित होती है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। वनस्पति कौन सी होगी? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा जो होगी 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें ज़िले की बात करें तो डींग, भरतपुर, अलवर का कुछ भाग है, धौलपुर है, ये दौसा है, गंगापुर सिटी हो जाएगी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये वो जिले हैं जो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं ये वाला भाग, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसमें जो वनस्पति होती है वो सवाना वनस्पति पाई जाती है। वर्षा देखिए तो 80 से 100 या 120 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है इन स्थानों में, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर का कुछ भाग, प्रतापगढ़ है, इधर कोटा, बारा, झालावाड़, ये इसके भाग हो जाएंगे। कुछ भाग थोड़ा सा बूंदी का है, तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। तो हमने 5 प्रकार के जो जलवायु प्रदेश हैं उनकी बात कर ली। अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हम अच्छे से समझ लेते हैं भाई, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका इसी के अंतर्गत, क्योंकि वही चीज़ें मैंने आपको मैप में भी समझा दी और यहाँ पर भी समझा देता हूँ। देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश है तो वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है मरुदभिद यानी कि जीरोफाइट्स प्रकार की। विस्तार पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग है, चूरू, झुंझुन, नागौर, जयपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग, जयपुर नहीं है ये, जोधपुर होना चाहिए भैया, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग होगा शुष्क जलवायु प्रदेश में। ठीक है, आगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, वनस्पति स्टेपी प्रकार की वनस्पति यानी कि छोटी घास प्रकार की। विस्तार कहाँ कहाँ होगा? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा का कुछ भाग। तो ये वो जिले हैं जहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश की बात कर लेते हैं भाई। वर्षा जो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पति की बात की तो पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इनका जो विस्तार होता है वो कोटपुतली, खेरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, टोंक, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये वो जिले हैं जहाँ पर उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश में देखिए भाई, वर्षा जो होती है 60 से 80 सेंटीमीटर है। वनस्पति है मानसूनी प्रकार की वनस्पति। विस्तार जो होगा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी,
डींग, दौसा, टोंक, बूंदी, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोटा का उत्तरी भाग। तो ये वो जिले हैं जहाँ पर आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है भाई। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, वर्षा यहाँ पर है 80 से 120 सेंटीमीटर। वनस्पति है सवाना तुल्य, सवाना के समान वनस्पति है। यहाँ पर उदयपुर आता है, सलूम्बर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी जलवायु की हमने बात कर ली, और फिर इनका वर्गीकरण है वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया भाई। कोपेन का है, टीवार था, ये हम शायद कल देख लें, क्या कल देख लेना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बस पूछा जाता है भाई। डायग्राम, ये मैप भी हम अच्छे से समझेंगे इसको। तो ये वाला जो ना कोपेन का है, टीवार्था का है, थॉर्नवेट का है, जो जलवायु वर्गीकरण है, इनकी हम कल बात कर लेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।